हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा। आहूजा सर की केमिस्ट्री की क्लास। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस डिस्कस किया था और मैंने बताया था कि सॉल्ट चार तरह के होते हैं। देयर इज 4 टाइप्स ऑफ सॉल्ट। पहला सॉल्ट था वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट, और ये सॉल्ट बेसिक होते हैं। अभी वापस रिक्लियर कर देता हूं। और दूसरे सॉल्ट होते हैं वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बने हुए सॉल्ट, जो एसिडिक सॉल्ट होते हैं। तीसरे सॉल्ट होते हैं वीक बेस और वीक एसिड से मिलकर बने हुए सॉल्ट। इन सॉल्ट की नेचर वीक बेस और वीक एसिड की रिलेटिव स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है, जो आज हम और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और चौथे तरह के सॉल्ट होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने हुए सॉल्ट। और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने हुए सॉल्ट जैसे NaOH और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इनसे बना हुआ सॉल्ट NaCl। तो NaCl हुआ, Na2SO4 हुआ, KCl हुआ, K2SO4 हुआ, ये सारे सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने हुए सॉल्ट है, जिनके एक्वस मीडियम न्यूट्रल होते हैं। तो मैं वापस थोड़ा सा डिस्कस करते हुए, रिवाइज समअप करते हुए, रिवीजन समअप दे रहा हूं मैं आपको। तो मैं क्या कह रहा हूं, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट बेसिक सॉल्ट है, क्योंकि जब CH3COO इसका एग्जांपल है। तो CH3COO को जब हम एक्सेस ऑफ वाटर में डालते हैं तो CH3COOH वीक एसिड और NaOH बनता है। मैंने बताया था कि अब यहां पर क्या हो रहा है, रिएक्शन के अंदर एसिटेट आयन रिएक्ट करके CH3COOH में कन्वर्ट हो रहा है, जो वीक एसिड है। तो इसका आयोनाइजेशन हम नेग्लेक्ट कर देते हैं और NaOH 100% आयोनाइज हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है तो Na+ और OH-। और ये सॉल्ट है, ये भी 100% आयोनाइज हो जाएगा। तो अब यहां पर क्या हुआ, इसके एक्वस मीडियम में एसिटेट आयन तो CH3COOH में कन्वर्ट हो गया, लेकिन Na+ रिएक्शन से पहले भी वैसा ही था, रिएक्शन के बाद भी वैसा ही है, इसीलिए ये कैंसिल हो गया। यानी हम ये बोलेंगे कि Na+ ने वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं किया, तो Na+ पार्टिसिपेंट नहीं है। तो जो नेट रिएक्शन बनेगी वो CH3COO- वाटर, CH3COOH और OH- आयन। तो यहां पर जो सॉल्ट है, सॉल्ट के नेगेटिव पार्ट ने रिएक्ट किया है, इसीलिए हम इसको एनायनिक हाइड्रोलिसिस कहेंगे बेटा, इसको एनायनिक हाइड्रोलिसिस कहेंगे। और सॉल्यूशन में OH- आयन रिलीज हो गए, इसीलिए जो pH है वो 7 से ज्यादा हो जाएगी, यानी pH इंक्रीज हो जाएगी सॉल्यूशन की हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होने के बाद। और इसका मतलब CH3COO का सॉल्यूशन बेसिक हो गया। इस वजह से हम वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सारे सॉल्ट को बेसिक सॉल्ट बोलते हैं। दूसरा सॉल्ट है हमारे पास वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का। वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का NH4Cl इसका एग्जांपल है, और ये वाटर से रिएक्शन करके ये हमारे पास इसने बना दिया स्ट्रॉन्ग एसिड, और साथ में बना दिया इसने वीक बेस। ठीक है, तो अब क्या हो गया, यहां पर वापस ये NH4Cl 100% आयोनाइज होगा। NH4OH वीक बेस है तो वो नेग्लिजिबल आयोनाइज्ड होगा, तो इसके NH4 के आयोनाइजेशन को हम इग्नोर कर रहे हैं। HCl 100% आयोनाइज हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, रिएक्शन से पहले कौन से आयन है, NH4+ और Cl-। NH4+ तो NH4OH में कन्वर्ट हो गया, Cl- रिएक्शन के पहले भी है और रिएक्शन के बाद भी है। इस वजह से क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि Cl- ने रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट, Cl- का रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। तो यहां पर हम ये कहेंगे कि NH4+ वाटर से रिएक्शन करके NH4OH बना रहा है और H+ आयन रिलीज कर रहा है। तो मीडियम एसिडिक हो गया, क्योंकि वो H+ आयन रिलीज कर रहा है, इसीलिए वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्ट को हम एसिडिक सॉल्ट कहते हैं। और यहाँ सॉल्ट का जो केटायनिक पार्ट है वो वाटर से रिएक्ट कर रहा है। सॉल्ट का जो केटायनिक पार्ट है वो वाटर को तोड़ रहा है, वाटर को ब्रेक कर रहा है, वाटर का लिसिस हो रहा है, हाइड्रोलिसिस हो रहा है। मैंने बताया था हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, वाटर का टूटना। लिसिस सफिक्स जहां पर भी हो उसका मतलब ब्रेकिंग से है। तो NH4+ की वजह से H2O से रिएक्शन हो रहा है और NH4OH और H+ आयन बन रहा है। तो ये केटायनिक हाइड्रोलिसिस हो गया और सॉल्यूशन का pH <7 हुआ। अब हम आगे देखें बेटा, तो यहां पर ये वीक बेस और वीक एसिड का सॉल्ट है, इसमें CH3COO- और NH4+ है। तो CH3COO- रिएक्ट करके वीक एसिड CH3COOH बना रहा है, और NH4+ वाटर से रिएक्शन करके NH4OH वीक बेस बना रहा है। दोनों का आयोनाइजेशन हम नेग्लेक्ट करेंगे। तो यहां पर क्या हुआ,
CH3COO माइनस भी रिएक्ट कर रहा है वाटर से, और CH3COO माइनस वाटर से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, CH3COOH। इसी तरह से NH4 प्लस वाटर से रिएक्शन करके NH4OH बना रहा है। तो अब यहां पर मीडियम कैसा होगा ये डिपेंड करेगा इन दोनों के रिलेटिव स्ट्रेंथ पर। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम इन सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हम यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती है और कुछ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स आती है। तो उसके लिए कुछ डेरिवेशन है। तो डेरिवेशन को खाली मैं थोड़ा सा इतना ज्यादा डिटेल में नहीं लूंगा, क्योंकि ये जो डेरिवेशन पार्ट है वो हमारे 11 CBSE के सिलेबस में भी नहीं है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है जितना कि कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले। तो ध्यान दो बेटा, अब यहाँ पर एनाइन है रिएक्शन का पार्ट। तो जब यहाँ एनाइन है रिएक्शन का पार्ट तो CH3COO माइनस वाटर से रिएक्शन करेगा CH3COOH और OH माइनस आयन। तो यहाँ पर अगर हमने वही वाली बात है, देखो बेटा हमने क्या किया, 1 लिया 0 0 1 माइनस H H H। अब यहाँ सिंबल चेंज कर दिया। जब हम सॉलिबिलिटी लेते हैं तो SS लिखते हैं, जब हम डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन की बात करते हैं तो अल्फा अल्फा लिखते हैं। PCl5 के PCl3 प्लस Cl2 जो ये डिसोसिएशन हुआ PCl5 का केमिकल इक्विलिब्रियम में, तो 1 माइनस X X X लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ H डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है, यहाँ पर H क्या है बेटा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है। तो यहाँ पर सपोज करो 1 लिया 0 0 1 में से H क्या है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। H क्या है, वो अमाउंट एसीटेट आयन का जो H2O से रिएक्ट कर रहा है। तो 1 माइनस H H H। और हम 1 जरूर थोड़ी कि हमेशा कंसंट्रेशन 1 ले, कुछ भी ले सकते हैं। अगर हमने C कंसंट्रेशन लिया तो हम इसको C से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ध्यान दो बेटा, अब यहां पर आता है डिग्री ऑफ KH। तो वही ऊपर क्या आ जाएंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। और यहाँ वाटर का कंसंट्रेशन इसी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया गया है बेटा। रीजन ये है कि वाटर एक्सिस में लेते हैं, तो जब हम वाटर एक्सिस में लेते हैं तो वाटर का जितना अमाउंट लिया हुआ है, वाटर का जितना अमाउंट लिया हुआ है नंबर 1, और वाटर जितना रिएक्ट करता है, इनके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। यानी वाटर का हमने जो अमाउंट लिया है, ठीक है, वाटर का जितना हमने अमाउंट लिया है उसके कंपैरिजन में जो वाटर के मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं वो नेग्लिजिबल कर रहे हैं। इसीलिए वाटर की कंसंट्रेशन को भी हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के अंदर कांस्टेंट लेते हैं। ठीक है, रीजन वापस समझना, हमने 1 लीटर वाटर लिया है। अब 1 लीटर वाटर में से सपोज करो 1 लीटर वाटर का मतलब होता है 55.5 मोल्स, 55.5 मोल्स। अब उस 55.5 मोल्स में से 0.1 या 0.2 या 0.3 मोल वाटर के रिएक्ट कर रहे हैं, तो हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ड्यूरिंग द सॉल्ट हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, तो हम आंसर लिखेंगे कांस्टेंट। ठीक है, तो KH क्या हो जाएगा, CH3COOH OH माइनस CH3COO माइनस। अब हमारे पास HC की वैल्यू CH3C और ये HC की वैल्यू यहां रख दी, तो H इंटू C, और इसकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी ये है ही। ठीक है, तो यहां पर ये रखकर C से C कैंसिल कर दिया, तो KH इक्वल्स टू H² C अपॉन 1 माइनस H। अब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस 1 के कंपैरिजन में बहुत कम होती है, तो हम 1 माइनस H को ऑलमोस्ट 1 ले रहे हैं। तो यह 1 माइनस H को हमने क्या ले लिया, 1 माइनस H की वैल्यू को 1 के बराबर ले लिया, यानी H की वैल्यू को 1 के सामने नेग्लेक्ट कर दिया, तो ये KH इक्वल्स टू H² C आ गया। अब मैं इस H को बाहर ले लूं तो H इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट KH अपॉन C, रूट KH अपॉन C आ जाएगा। और KH क्या है, KH हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर कांस्टेंट को हटाऊंगा तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। और कंसंट्रेशन का इनवर्स क्या होता है, वॉल्यूम। इसका मतलब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम कब बढ़ता है, जब डाइल्यूशन बढ़ाते हैं। ठीक है, मिल्क में आप वाटर डाल दो तो मिल्क के अंदर वाटर डाल दो तो मिल्क का वॉल्यूम तो बढ़ जाता है, लेकिन उसका कंसंट्रेशन कम हो जाता है, डाइल्यूशन बढ़ जाता है। तो इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ने से डाइल्यूशन बढ़ता है। तो हम कह सकते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एनी सॉल्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन। अब वो बात हम यहां पर आ जाते हैं। एसिडिक सॉल्ट जो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बने हैं, और मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। जैसे ये सॉल्ट कौन सा है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस।
वीक एसिड और ये सॉल्ट किससे मिलके बना है? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना है। स्ट्रॉन्ग कौन है? बेस है, तो इसका मीडियम बेसिक होगा। ये सॉल्ट देखो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलके बना है, ये सॉल्ट वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलके बना है, तो इसमें स्ट्रॉन्ग कौन है? एसिड है, तो इसका मीडियम एसिडिक होगा, ये भी याद रख सकते हो आप। नंबर 1। अब यहां पर भी वही हुआ NH4 प्लस 100। अब हम जरूर थोड़ी कि 1 ही ले, C ले लेंगे, तो बिल्कुल सेम कैलकुलेशन हो गया। KH की वैल्यू ये NH4OH और H प्लस न्यूमरेटर में और NH4 प्लस डिनोमिनेटर में वाटर की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, इसलिए यूज नहीं कर रहे हैं हम। और ये यहां पर ये आ गया, बिल्कुल सेम आ गया, C से C कैंसिल हो गया, KH इक्वल टू H²C आ गया। फिर वापस हमने H को बाहर ले लिया और वापस वही चीज आ गई। इसका मतलब इन दोनों सॉल्ट का यानी जिनमें एक वीक एसिड है या दोनों में से एक वीक है, या वीक एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस है, और या वीक बेस है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इनका जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन है। यानी इनका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस अगर हम उसमें वाटर ऐड करते जाएंगे तो इंक्रीज होता जाएगा। तीसरा सॉल्ट है वीक बेस और वीक एसिड का। अब इसके अंदर कैटायनिक पार्ट और एनायनिक पार्ट दोनों ही रिएक्ट कर रहे हैं, इसलिए हम इसको कैटायनिक एनायनिक हाइड्रोलिसिस बोलेंगे। ये एनायनिक हाइड्रोलिसिस, ये कैटायनिक हाइड्रोलिसिस और ये कैटायनिक एनायनिक हाइड्रोलिसिस। अब इसमें 2 स्पीशीज है, एक कैटायन एक एनायन। तो अब आप इनको दोनों को अलग अलग देखो कि ये एक अलग स्पीशीज है, ये अलग स्पीशीज है, ये और ये, तो इसका 1 लिया, इसका 1 लिया, तो 1 - H, क्योंकि जहां हम CH3COO- है या NH4 प्लस है, ठीक है, तो यहां CH3COO- है, NH4 प्लस है, तो इसका 1 क्योंकि ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, ये अपने तरीके से रिएक्ट करेगा, ये अपने तरीके से रिएक्ट करेगा। 1 - H, H। अब अगर हमने कंसंट्रेशन C लिया बेटा, तो हम इसको C से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां पर ये हो गया बेटा, ये दोनों वैल्यू तो न्यूमरेटर में आ गई और ये दोनों वैल्यू डिनोमिनेटर में आ गई। अब यहाँ HC ये आ गया, HC ये आ गया, और यहाँ 1 - HC आ जाएगा, यहाँ 1 - HC आ जाएगा, C से C स्क्वायर पूरा कैंसिल हो गया। और वापस वही करना है, 1 - H की वैल्यू ऑलमोस्ट 1 के बराबर लेनी है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, ठीक है। यानी यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, 1 इसकी वैल्यू 1 के बराबर ले रहे हैं, क्योंकि 1 के कंपैरिजन में H बहुत छोटा है। तो अब यहां पर क्या हो गया बेटा, यहां पर ये हो गया कि C दोनों ही C कैंसिल हो गए, तो KH इक्वल टू H² आ गया, KH इक्वल टू H² आ गया, तो H इक्वल टू क्या हो गया, √KH कांस्टेंट हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। यानी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, कौन सा सॉल्ट, वीक एसिड और वीक बेस का जो सॉल्ट है, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद वीक बेस is constant, it does not depends upon its concentration or dilution। यानी वीक एसिड और वीक बेस से बने सॉल्ट का जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है वो कांस्टेंट होता है, उसके अंदर डाइल्यूशन चेंज या कंसंट्रेशन चेंज का इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो अब आपको जब 4 चॉइस दी जाएगी और पूछा जाएगा कि इन चारों में से किस सॉल्ट का डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस हमेशा कांस्टेंट रहता है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, डाइल्यूशन पे डिपेंड नहीं करता है, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता है, तो आप 4 चॉइस में से उस पे टिक करोगे जो सॉल्ट वीक एसिड और वीक बेस से मिलके बना है। अब हम और आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हमने ये तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम इनकी पीएच कैसे निकालते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है बेटा, तो ये मैं इसको यहां तक ऐसे रहने देता हूं। और तो हम देखते हैं कि इन सॉल्ट की पीएच कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इन सॉल्ट की पीएच कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इनकी ज्यादा मैं डिटेल डेरिवेशन नहीं बताऊंगा, वो टाइम वेस्ट है बेटा, ठीक है। तो कुछ शॉर्ट ट्रिक्स और कुछ हम शॉर्ट मेथड्स यूज करेंगे। हमारा पर्पस कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला और क्वेश्चन प्रैक्टिस को लेकर ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अभी मैंने आपको बताया कि ये रिएक्शंस थी, अभी हमने देखा था ये फॉर्मूला, तो अभी मैंने जस्ट बताई आपको, √KH/C।
तो अब आप ध्यान देना, कंपैरिजन करना, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो मैं कंपैरिजन में लिख रहा हूं। नंबर 1 वाला फॉर्मूला KH इक्वल्स टू रूट, ओहो सॉरी बेटा, KH H इक्वल्स टू रूट KH अपॉन C। नंबर 2 फॉर्मूला जो KH होता है वो KW अपॉन KA के बराबर होता है। KH क्या होता है, अब आप ये फॉर्मूला कहां से आया इसमें मत जाओ, अगर मैं इसकी डेरिवेशन बताऊंगा तो मैं तो बता दूंगा, ठीक है, ऐसी 3 डेरिवेशन अलग अलग हो जाएगी, अपना टाइम वेस्ट हो जाएगा और उसका मतलब कुछ नहीं निकलता है। और थर्ड फॉर्मूला, अब मैं KH की वैल्यू इसमें डाल दूं, KH की वैल्यू इसमें डाल दूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर KH की वैल्यू डाल रहा हूं, तो KW अपॉन K इंटू C। इक्वेशन 4, तो आप फर्स्ट फॉर्मूला जो मेन आपको न्यूमेरिकल में काम आएंगे वो लिख रहा हूं मैं, H इक्वल्स टू रूट KH अपॉन C, KH इक्वल्स टू KW अपॉन KA। तो अगर KW कांस्टेंट है तो यहां से हम एक नई चीज पर आ गए कि डिग्री ऑफ, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली रिलेटेड हैं, ठीक है, यानी अगर किसी वीक एसिड का आयोनाइजेशन कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा तो उसका KH उतना कम हो जाएगा, क्योंकि KW तो, अब इसमें से भी देखो, अब एक मिनट ध्यान देना, इसमें ये 3 कांस्टेंट है, KW, KA और KH। KW तो यूनिवर्सल कांस्टेंट हो गया वाटर के लिए, अब यूनिवर्सल गिवन टेम्परेचर पर बेटा, ठीक है, KW की वैल्यू तो चेंज होगी नहीं, क्योंकि KW की वैल्यू तो 10⁻⁻14 ही है, KW की वैल्यू तो हमेशा ही क्या रहेगी, 10⁻⁻14। लेकिन KA की वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है, KA की वैल्यू क्या है, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है। तो अगर कोई वीक एसिड है उसका KA हायर है तो KH कम हो जाएगा, यानी इसका मतलब जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है, KH क्या है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है। तो आपसे कोई पूछे कि हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट किस पे डिपेंड करेगा, तो आप लिखोगे नेचर ऑफ वीक एसिड पर, किस केस में, जब सॉल्ट वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का है, यानी उसके KA पर डिपेंड करेगा, ठीक है। और उसी तरह से डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी KA पे डिपेंड करेगी। तो यहां देखो, अगर हम हमने क्या किया, 3-4 डिफरेंट वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट ले लिए, 3-4 डिफरेंट, जैसे CH3COONA ले लिया, ठीक है, मैं ये कह रहा हूं बेटा, ठीक है, कि मैंने CH3COONA ले लिया, मैंने ले लिया सोडियम कार्बोनेट, मैंने ले लिया HCOONA। अब इन सब की कंसंट्रेशन सेम रखी मैंने इन सब की कंसंट्रेशन क्या रखी, सेम ली, इन सब का कंसंट्रेशन सेम ले लिया, ठीक है। अब मैंने इसका भी 0.1 m कंसंट्रेशन लिया, इसका भी 0.1 m कंसंट्रेशन लिया और इसका भी 0.1 m कंसंट्रेशन लिया। और अब इन तीनों का वाटर के अंदर सॉल्यूशन बना दिया। तो तीनों का, अब जब मैंने इन तीनों का वाटर के अंदर सॉल्यूशन बना दिया, इक्वल कंसंट्रेशन है, तो KW और C की वैल्यू तो कांस्टेंट हो गई। अब इन तीनों सॉल्यूशन के लिए क्या कांस्टेंट है, इन तीनों के लिए C की वैल्यू 0.1 0.1 0.1, KW की वैल्यू 10⁻⁻14 10⁻⁻14। अब इस केस के अंदर H की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब बेटा इस केस के अंदर H की जो वैल्यू हो जाएगी वो H हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट KA, ठीक है। इसका मतलब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। अब इन तीनों वीक एसिड के KA अलग अलग होंगे, एक का KA1 होगा, एक का KA2 होगा, एक KA3 होगा। हाँ, हम बोलते हैं ना आयोनाइजेशन कांस्टेंट है, तो वो पर्टिकुलर एसिड के लिए है। CH3COOH के लिए KA की वैल्यू अलग होगी, या कार्बोनिक एसिड है H2CO3 वाला के साथ बना हुआ है, तो यहाँ कार्बोनिक एसिड की KA की वैल्यू अलग होगी, फॉर्मिक एसिड की KA की वैल्यू अलग होगी। डिफरेंट वीक एसिड्स की आयोनाइजेशन कांस्टेंट डिफरेंट होते हैं। इस वजह से डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस किस पे डिपेंड करेगा, उसके आयोनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, और वो किस तरह से रिलेटेड है
degree of hydrolysis is inversely proportional to square root of ionization constant of weak acid. Similarly, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट भी डिफरेंट इन तीनों के लिए हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की वैल्यू भी अलग अलग होगी। इसीलिए अलग अलग होगी क्योंकि इन तीनों की Ka की वैल्यू भी अलग अलग होगी। इस वजह से तो KH की वैल्यू एक पर्टिकुलर सॉल्ट के लिए तो कांस्टेंट होती है, KH की वैल्यू एक पर्टिकुलर सॉल्ट के लिए तो कांस्टेंट होती है, लेकिन डिफरेंट सॉल्ट के लिए डिफरेंट होती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर ये तीनों फॉर्मूले काम के हैं। मैंने कहा ना सेकंड फॉर्मूला कहां से आया, इसके अंदर हम नहीं जाएंगे, हमारा टाइम वेस्ट है। KH की वैल्यू KW/Ka। ठीक है, अब इसी KW/Ka की वैल्यू मैंने इस KH में रख दी, तो ये एक नया फॉर्मूला ले आया मैं। अब हम और आगे बढ़ते हैं बेटा, ध्यान दो। अब इसमें क्या होता है, और दूसरा जो इसका पीएच जो हम फाइंड आउट करते हैं, तो पीएच निकालने का जो फॉर्मूला मैं ये बता रहा हूं बेटा, पीएच इक्वल्स टू होता है हाफ PKW प्लस हाफ PKA प्लस हाफ log C। रट लो बेटा, इस फॉर्मूले को रट लो, क्योंकि इसका डेरिवेशन 2 पेज का है, हम टाइम वेस्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो गया यहां पर, ये हो गया बेटा। और PKW की वैल्यू 14 होती है, तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं, हाफ PKW की वैल्यू 7 हाफ PKA प्लस हाफ log C। ध्यान दो, 7 प्लस हाफ PK, तो देखो इस फाइनल फॉर्मूले से भी क्लियर है, pH 7 प्लस, यानी इस फाइनल फॉर्मूले से भी ये हमारे को बहुत क्लियर हो रहा है कि pH ग्रेटर देन 7। फिर कह रहा हूं बच्चों, ये फोर्थ फॉर्मूला कैसे आया, इस मत बोलो मुझे, मत पूछो मुझसे, कोई बात नहीं, पूछोगे तो मैं बता भी दूंगा डेरिवेशन करके, लेकिन यूटिलिटी नहीं है। ठीक है, कुछ रिफ्रेशर्स बुक के अंदर इनका डेरिवेशन किया हुआ है, तो आप खुद ही समझ जाओगे कि इतना बड़ा डेरिवेशन कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, क्योंकि सिलेबस में नहीं है, लेकिन फाइनल फॉर्मूले हमारे सिलेबस में हैं। तो ये चारों फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए अच्छे से, उससे ही आप क्या फाइंड आउट करोगे। हाँ, और आपको ये OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, HC होती है ना, तो ये भी याद रख सकते हो, पर ये क्योंकि लिखा था ना मैंने 1 माइनस H C से, तो 1 माइनस H इंटू C HC, तो OH माइनस आयन कंसंट्रेशन कितना है यहाँ, HC है। ठीक है, जैसे यहाँ 1 माइनस H किया था ना, इंटू C, तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितना हुआ यहाँ, H प्लस आयन कंसंट्रेशन हुआ हमारे पास HC यहाँ पर, तो यहाँ पर H प्लस आयन कंसंट्रेशन HC। अगर हमको H दे रखा है और C दे रखा है, तो हम डायरेक्ट H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। इसी तरह से यहाँ पर हमको डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस और कंसंट्रेशन गिवन है, तो हम डायरेक्टली क्या निकाल लेंगे, OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। तो अब यहाँ पर भी वापस देखो बेटा, ध्यान देना, तो एक तो H प्लस आयन इक्वल टू HC हो गया। ठीक है, और अब यहां पर देखो इन चारों फॉर्मूले को फिर मैं कंपेयर कर रहा हूं। फॉर्मूला नंबर 1 H, ठीक, फॉर्मूला नंबर 1 क्या है, H है। ठीक, जो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम लिखेंगे बेटा, KH/C। ठीक, फॉर्मूला नंबर 2 KH इक्वल्स टू KW/KB। फॉर्मूला नंबर 3 KH इक्वल्स टू रूट KW/KB इंटू C। तो आप कंपेयर करो बेटा, तो आपको कंपैरिजन बिल्कुल वेल क्लियर मिलेगा। फर्स्ट फॉर्मूला तो सेम ही है, सेकंड फॉर्मूले में Ka की जगह Kb है, तो फोर्थ में भी Ka की जगह Kb हो जाएगा। और इसका जो pH फाइंड आउट करेंगे, फोर्थ वाले के अंदर जो pH आएगा, pH निकालेंगे, जो डेरिवेशन करके हमने निकाल रखा है पहले से ही, मुझे याद है, आपको भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो pH इक्वल्स टू PKW माइनस हाफ PKB माइनस हाफ log C।
तो ये फॉर्मूला है बेटा, फोर्थ वाला जो फॉर्मूला है वो लिखा है मैंने, पीएच हाफ पीकेडब्ल्यू प्लस हाफ पीकेबी या माइनस हाफ पीकेबी है, या माइनस हाफ पीकेबी है। डिफरेंस कहां है वहां रेड कर दिया मैंने, यहां माइनस है, ठीक है, और ये बी है बेटा, ये बी है। तो यहां देख लो इस फॉर्मूले, अच्छा हाफ पीकेडब्ल्यू की वैल्यू कितनी होगी, हाफ पीकेडब्ल्यू की वैल्यू होगी 7 माइनस 1/2 पी के बी माइनस 1/2 log c। तो डिफरेंस देखो बेटा, डिफरेंस से भी आपको याद रहेगा, यहां क्लियर है, पीएच में से ये भी माइनस हो रहा है, ये भी माइनस, 7 में से ये दोनों वैल्यू माइनस हो रही है, तो पीएच कम होगा किससे, 7 से। तो ये इस फॉर्मूले से भी क्लियर हो रहा है। अब यहां पर, अब ये एक बार टेबल बन जाएगा ना तो आपको इजी लगेगा, और जो नोट्स बनाते हैं तो शॉर्ट नोट्स मेरे साथ पैरेलल प्रॉपर्ली बनाया करो। अब ये देखो, अब यहां पर वापस ये क्या हो जाएगा, h इक्वल्स टू रूट के एच, मैंने बता चुका हूं, या तो कैंसिल हो गया था सी यहां पर तो क्या आया था याद है ना बेटा, अभी जस्ट बताया मैंने कि यहाँ के एच की वैल्यू क्या आई थी, एच स्क्वायर सी स्क्वायर 1 माइनस एच का स्क्वायर सी स्क्वायर, सी से सी कैंसिल हो गया था, 1 माइनस एच को 1 ले लिया था, तो के एच किसके बराबर आ गया था, एच स्क्वायर, तो एच क्या आ जाएगा, रूट के एच। तो फर्क देख लो, फर्स्ट तीनों का फर्स्ट कंपैरिजन में लिखा हुआ है, तीनों का फर्स्ट कंपैरिजन में लिखा हुआ है। अच्छा अब देखो सेकंड वाले में, सेकंड क्या है, के एच, सेकंड क्या है, के एच, तो यहाँ के डब्ल्यू इक्वल्स टू के ए इंटू के बी होगा, 10⁻⁻14 के ए इंटू के बी होगा। अब आप है ना, एक बार आप फर्स्ट सेकंड सॉरी तीनों सॉल्ट के सेकंड फॉर्मूले को कंपेयर करो, तीनों सॉल्ट के सेकंड फॉर्मूले को कंपेयर करो बेटा। तो जब आप तीनों फॉर्मूले के सेकंड को कंपेयर करोगे तो यहां पर क्या है, वीक एसिड, तो देखो आपको ये मालूम है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के तो के ए और के बी होते ही नहीं, के ए और के बी तो वीक एसिड वीक बेस के होते हैं, जो रिवर्सिबल आयोनाइजेशन शो करते हैं, जो पार्शियली आयोनाइज शो करते हैं, उनके होते हैं के ए और के बी। आयोनाइजेशन कांस्टेंट तो उनके होंगे जो पार्शियल आयोनाइज्ड होंगे। तो कुल मिला के ये हुआ कि आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है, के एच इक्वल्स टू के डब्ल्यू सब में कॉमन है, या वीक एसिड है तो के आएगा, स्ट्रॉन्ग बेस का के बी तो होता ही नहीं, तो फिर काय का लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ क्या लिखोगे, के एच इक्वल्स टू के डब्ल्यू, वीक एसिड है तो के बी नहीं क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है। यहाँ आ जाओ, के एच इक्वल्स टू के डब्ल्यू, वीक बेस है तो के बी आएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड का के होता ही नहीं। तो देखो वीक एसिड है तो के लिखेंगे, वीक बेस है तो के बी लिखेंगे, और यहाँ वीक एसिड और वीक बेस दोनों ही है तो के और के बी दोनों आ गया, ठीक है। तो जो वीक है उसी के ही आयोनाइजेशन कांस्टेंट डिनोमिनेटर में आ रहे हैं सेकंड फॉर्मूले में। अब यहां पर के एच की वैल्यू ये तो फिक्स है, हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, तो यहां हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की वैल्यू के की वैल्यू पे डिपेंड करेगी, यस। यहां पर हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की वैल्यू के बी पे डिपेंड करेगी, यस। तो यहां पर के यानी यहां पर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट के ए पर डिपेंड करेगा जो वीक है, यहां पर वीक बेस के बी पे डिपेंड करेगा, और यहां पर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस के और के बी दोनों पे डिपेंड करेगा। अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब हम और आगे बढ़ते हैं बेटा। अब यहां पर वो का वही हो गया H। अच्छा मैंने भूल से यहां मेरे को एक मिनट, कभी मिस्टेक हो जाए तो आप इग्नोर कर दिया करो। अब जैसे ये है यहां H आएगा बेटा, H इक्वल्स टू रूट के डब्ल्यू अपॉन के इंटू सी, तो H इक्वल्स टू रूट के डब्ल्यू अपॉन के बी इंटू सी, ठीक है ना। तो यहां वापस H आएगा, ठीक है। बहुत मेरा क्या एक्सप्लेनेशन पे आप ध्यान दिया करो, बहुत बार क्या होता है एक आधी चीज भूल से, जैसे यहां मेरे को अभी H लिखना था तो के एच लिख दिया था, तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। के इंटू के बी, फिर मेरा ध्यान जाता है तो मैं क्लियर कर देता हूं।
अब देख लो, या फिर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, H इक्वल टू रूट KW/K इंटू KB। और अब हम फाइनल पीएच पे जा रहे हैं, यानी यहां पर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस K और KB दोनों पे डिपेंड करेगा। अच्छा, यहां पर जो पीएच का फॉर्मूला बन रहा है बेटा, वो क्या बन रहा है, देखो यहां जो पीएच का फॉर्मूला बनता है वही हाफ PKW सब में कॉमन है। यहां पर क्या आया था, प्लस हाफ PK, तो प्लस हाफ PKA। यहां पर क्या आया था, माइनस हाफ PKB। कंसंट्रेशन का तो सवाल ही नहीं उठता। प्लस हाफ PKA प्लस हाफ PKA माइनस हाफ PKB याद रह जाएगा आपको। अब यहां पर पीएच की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 7 प्लस हाफ PKA हाफ PKB। क्लियर हो गया, पीएच की वैल्यू में PKA की वैल्यू तो ऐड हो रही है और PKB की वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है। इसका मतलब पीएच की वैल्यू PKA और PKB की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। यानी यहां पर ये वाला जो सॉल्ट है, वीक एसिड और वीक बेस से बना हुआ जो सॉल्ट है, वीक एसिड और वीक बेस से बना हुआ जो सॉल्ट है, वो उसका जो एक्वस मीडियम है, उसका जो वाटर के साथ सॉल्यूशन है, वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है। डिपेंड करता है वीक एसिड और वीक बेस के Ka और Kb पर, या फिर मैं बोलूं डिपेंड करता है उनकी PKA और PKB की वैल्यू पर। अब हमको एक चीज तो क्लियर है, Ka और Kb की वैल्यू क्या होती है, बहुत कम होती है, 10⁻², -4। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस यानी बेसिक सॉल्ट, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड एसिडिक सॉल्ट, तो इसमें स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये बेसिक सॉल्ट हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये एसिडिक सॉल्ट हो जाएगा। और ये सॉल्ट एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं, लेकिन स्लाइटली एसिडिक और स्लाइटली बेसिक होंगे। और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस अगर इन तीनों में पूछे तो हमेशा सबसे ज्यादा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस वीक बेस और वीक एसिड वाले सॉल्ट का होता है। यानी अगर आपको अगर ये 4 चॉइस आ जाए कि क्वेश्चन यूं आ जाएगा ऑब्जेक्टिव कि है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर और डज नॉट टेक पार्ट इन हाइड्रोलिसिस, तब तो 4 चॉइस में से उस सॉल्ट पर टिक करोगे जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना है और उनके सॉल्यूशन की पीएच 7 होगी, मीडियम न्यूट्रल है। यानी एक्वस NaCl pH 7, एक्वस KCl pH 7, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, KOH स्ट्रॉन्ग बेस और H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड, इनके सॉल्यूशन की pH 7 होती है, न्यूट्रल होते हैं। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन अगर आपको ये पूछ लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस मीडियम इज एसिडिक इन नेचर, सॉल्ट के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो फिर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्यूशन एसिडिक होगा। लेकिन अगर आपको ये पूछा जाए कि कौन सा ऐसा सॉल्ट है जिसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस सबसे ज्यादा होता है, अब आपको 4 चॉइस दे रखी होगी। एक सॉल्ट होगा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, दूसरा सॉल्ट होगा वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का, तीसरा होगा वीक बेस और वीक एसिड का, और चौथा होगा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। तो इस सॉल्ट पे टिक करोगे, क्योंकि अगर आप ये डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है तो आपका, मैं अगर थोड़ा सा एग्जांपल दूं आपको समझाने के लिए, तो ये 10⁻⁻14 आ गया और Ka इंटू KB। अब अगर मैं एक अजम्पशन ले लूं बेटा, ठीक है ना, तो अब हमने तीनों का सेम कंसंट्रेशन लिया, खैर इस पे तो कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। अब Ka की वैल्यू 10⁻⁻³ है और Kb की वैल्यू 10⁻⁻2 ले लो, एक की -2 ले लो, एक की -3 ले लो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ Ka की वैल्यू क्या ले लूं, -2, Kb, तो अगर मैंने Ka की वैल्यू क्या ले रखी है बेटा, मैंने Ka की वैल्यू ले रखी है, सपोज करो एक अजम्पशन है 10⁻⁻2, जबकि इससे भी ज्यादा होती है, ठीक है, और ये 10⁻, चलो इसकी 10⁻⁻3 लेके रखिए, इसकी -4 ले रखिए। तो अब आप 10⁻⁻3 लिखोगे या 10⁻⁻4 लिखोगे या 10⁻³ और -4 लिखोगे, तो
तो यहां नीचे क्या आ जाएगा 10⁻⁻7। 10⁻⁻7 जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻7, तो तो h आ जाएगा √10⁻⁻7। ठीक है, तो अब ये दोनों वैल्यू ले लो और 0.1 m कंसंट्रेशन लेके तीनों की वैल्यू निकालो, तो किस H की वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी? इस H की वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी। यानी वीक एसिड और वीक बेस के सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस सबसे ज्यादा होता है, यानी H इसका ज्यादा होता है। इन जनरल बात कर रहा हूं, ठीक है, इन जनरल बात कर रहा हूं। अब वैल्यू डाल के देख लो ना, मैंने Ka की वैल्यू 10⁻³ ली, Kb की वैल्यू 10⁻⁴ ली, ठीक है, और 0.1 m कंसंट्रेशन ले लो। अब 0.1 यहां लिख दो, 0.1 यहां लिख दो, यहां लिख दो आप 10⁻³ या 10⁻14, यहां लिख दो आप 10⁻⁴, यहां लिख दो 10⁻14 या 0.1, और यहां लिख दो 10⁻14, यहां लिख दो 10⁻³ और 10⁻4। अब वैल्यू निकाल लो, तो ये वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही है। तो ये सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं बेटा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पर। तो ये थोड़ा सा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस को डिस्कस किया मैंने, लेकिन ये टेबल बहुत अच्छा है। आप इस टेबल को अच्छे से बना के और लगातार देखते रहोगे तो धीरे धीरे माइंड में सेट हो जाएगा। अब मैं और आगे बढ़ रहा हूं बेटा। अब मैं एक क्वेश्चन कराता हूं, तो इसको वाइप आउट कर लूं पहले मैं। तो एक क्वेश्चन कराता हूं, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन कराता हूं, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक बार ये टॉपिक खत्म हो जाए, मेरा चैप्टर खत्म हो जाए, तो मैं 2 क्लास एक्सक्लूसिवली, जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में बना रखी 30 क्वेश्चंस की 2 क्लासेस ले लूंगा मैं, जिसमें केवल हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो उससे आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और आप खुद भी क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रॉपर करो बेटा, क्योंकि जितनी अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आप, आपकी स्किल्स डेवलपमेंट होगा, स्पीड बढ़ेगी, आपको अपनी एरर्स, गलतियां मालूम पड़ेगी। एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, देखो ध्यान देना, ये ब्यूरेट है और इसमें मैंने एक स्ट्रॉन्ग बेस भर रखा है NaOH, और नीचे है मेरे पास एक बीकर है। इस बीकर के अंदर .01 m CH3COOH भरा हुआ है, यानी, और इसका Ka गिवन है हमारे को, इसका Ka गिवन है हमारे को 1.8 इंटू 10⁻⁻5, और इसका हमको pH पूछे। एक मिनट रुको, ठीक है, चलो, और फिर मैं क्वेश्चन ही बना रहा हूं, और यहां पर हमारे पास NaOH सॉल्यूशन है बेटा। ये हमारे पास NaOH सॉल्यूशन है। अब हम इस NaOH सॉल्यूशन को ट्राइटेट कर रहे हैं, यानी इस NaOH सॉल्यूशन को ड्रॉप वाइज ड्रॉप CH3COOH के सॉल्यूशन में डाल रहे हैं। अब हम इस NaOH के सॉल्यूशन को, ठीक है, NaOH के सॉल्यूशन को ड्रॉप वाइज ड्रॉप इसमें डाल रहे हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये, इसको लेके मेरे 4 क्वेश्चन है बेटा। नंबर 1, फाइंड आउट pH ऑफ, फाइंड आउट pH, फाइंड आउट pH, कौन सी? इनिशियली, यानी जब हमने अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं की थी, एट 50% न्यूट्रलाइजेशन। थर्ड, एट 75% न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन लिख रहा हूं बेटा। फोर्थ, एट 100% न्यूट्रलाइजेशन। क्वेश्चन ये वापस सुन लेना कि हम, है ना, हमने एक बीकर के अंदर 0.01 m CH3COOH सॉल्यूशन ले लिया, और अब हम
और इसका के वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻⁵ गिवन है। पहला क्वेश्चन है कि इसका इनिशियल CH3COOH के इस सॉल्यूशन का इनिशियल पीएच क्या होगा। उसके बाद हम इसको ड्रॉप वाइज ड्रॉप NaOH इसमें डालते जा रहे हैं। तो जब ड्रॉप वाइज ड्रॉप NaOH डालते जा रहे हैं तो अब इसके अंदर जो रिएक्शन होगा वो कौन सा होगा। इसके अंदर रिएक्शन होगा CH3COOH ऑलरेडी है, NaOH रिएक्ट करेगा और NaOH जब रिएक्ट करेगा बेटा तो CH3COONA और H2O बनेगा। CH3COOH और NaOH रिएक्ट करके CH3COONA प्लस H2O बनेगा। ये रिएक्शन होगा। तो अब जब वो ये 50% रिएक्ट कर गया और ये 75% रिएक्ट कर गया और ये 100% रिएक्ट कर गया। ये जब 50% रिएक्ट कर गया तो 50% न्यूट्रलाइजेशन हुआ। ये जब 75% रिएक्ट कर गया तो 75% न्यूट्रलाइजेशन हुआ और ये जब 100% रिएक्ट कर गया तो फाइनल कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गया। अब यहां पर वो क्वेश्चन में 100% न्यूट्रलाइजेशन की जगह एक कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, एक इक्विवेलेंट पॉइंट। तो अगर फोर्थ में लैंग्वेज चेंज कर सकता है, 100% की जगह वो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन दे सकता है। इक्विवेलेंट पॉइंट भी बोलते हैं। जब एसिड बेस टाइट्रेशन कंप्लीट होती है तो उस पॉइंट को इक्विवेलेंट पॉइंट भी बोलते हैं, एंड पॉइंट भी बोलते हैं। वैसे इक्विवेलेंट पॉइंट ज्यादा बेटर टर्म है। हम जब टाइट्रेशन में पढ़ाऊंगा, अलग से मेरी क्लास है उसकी, मैं डिस्कस करूंगा। अभी वीडियो बनाया नहीं है टाइट्रेशन पे, मैं डिटेल में बनाने वाला हूं टाइट्रेशन पे भी, तो ध्यान दो बेटा। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। तो इनिशियल पीएच, तो पीएच क्या, सबसे पहले हम पीके की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पीके क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के, और नेगेटिव लॉग ऑफ के की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.8 इंटू 10⁻⁵। पीके होता है नेगेटिव लॉग के, नेगेटिव लॉग 1.8 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, ये वाली वैल्यू रख दी जो हमको गिवन है। अब मैं जब इसको सोल्व करूंगा बेटा तो ये आ जाएगा पीके, मैंने बताया था 5 माइनस लॉग 1.8, शॉर्ट ट्रिक बता रखी है, 5 माइनस लॉग 1.8। इसको सोल्व करता हूं तो 4.74 आ जाएगा, क्योंकि log 2 की वैल्यू 0.3 होती है तो 0.3 से थोड़ी सी कम आएगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 4 तो हमारे पास इसका पीके वैल्यू 4.74 आ गया। अब वीक एसिड की जब हम पीएच फाइंड आउट करते हैं तो आप, हो सकता है अभी आप फॉर्मूला भूल रहे हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन कर करके हमको फॉर्मूले याद आएंगे। तो पीएच, वीक एसिड की पीएच निकालते हैं हाफ पीके माइनस हाफ लॉग सी, इससे निकालते हैं। और अगर हमको के यूज करना है तो उससे भी हम निकाल सकते थे। और एक फॉर्मूला था हमारे पास H प्लस आयन इक्वल्स टू रूट के इंटू सी। तो या तो H प्लस आयन के इंटू सी की वैल्यू रखकर H प्लस आयन निकाल के फिर पीएच निकाल लो, या फिर पहले पीके निकालकर और इस वाले फॉर्मूले में डाल दो। वीक एसिड की पीएच निकालने का ये फॉर्मूला है जो मैं पीएच वाले वीडियो के अंदर, क्लास के अंदर बता चुका हूं मैं। अब हम यहां कर लेंगे पीएच इक्वल्स टू हाफ पीके, तो 4.74 ये हो गया एक वैल्यू, माइनस 1/2 log c। log c कितना है, ये 10⁻⁻2 m CH3COOH है, क्योंकि मैं 0.01 को क्या लिख सकता हूं 10⁻⁻2। अब मेरे को, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो पीएच हो जाएगा, इसका हाफ कर देता हूं तो 2.32। देख लेना आप, 2.42, ठीक है, 2.4 नहीं आएगा, 3 आ जाएगा। हाफ करना है इसका, तो 74 का हाफ कर लेते हैं, सीधी बात है, ठीक है ना। तो 2.34, तो अब ये आ जाएगा, नियरली ले लिया मैंने बेटा, ठीक है। तो 2.37 आ रहा है बेटा, और माइनस 1/2 इंटू 10 इंटू -2। अब कैलकुलेशन में नहीं जाते हैं बेटा, -1, तो पीएच क्या आ जाएगा
2.37 माइनस 1 यानी 1.37, यानी मेरा इनिशियल पीएच जो आ गया वो आ गया 1.37। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूं मैं कहीं बाय चांस जल्दी में मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन में, क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर तो है नहीं, तो मैं बाय चांस कभी मिस्टेक कर रहा हूं तो उसको इग्नोर करो। जैसे वहां पहले 2.34 लिख दिया था, फिर मेरे को लगा नहीं गलत कर दिया तो मैंने इसका करेक्शन किया, ठीक है। तो पीएच 1.37, ठीक है ना। अब दूसरा आ रहा है एक 50% न्यूट्रलाइजेशन। तो 50% न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, अब आप समझो बेटा। अब जब ये 50% न्यूट्रलाइज होगा, इसका मतलब ये हुआ कि अब इस सॉल्यूशन में 50% तो CH3COON है और 50% CH3COON है। तो जो सेकंड वाले क्वेश्चन है उसके अंदर क्या हो जाएगा, हमारे पास सेकंड वाली पोजीशन जब आएगी तो नाउ दिस इज द मिक्सचर ऑफ, नाउ सेकंड वाली कंडीशन में क्या होगा, सेकंड वाली कंडीशन में ये होगा कि अब यहां पर 50% तो हमारे पास CH3COOH है और 50% ये है। अब ये क्या हो गया, नाउ दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो अब जब 50% न्यूट्रलाइजेशन हो गया तो ये वीक एसिड और वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट का सॉल्यूशन बन गया है। और इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, इस सॉल्यूशन को हम एसिडिक बफर सॉल्यूशन बोलेंगे। यानी अब ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन बन चुका है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन बन चुका है। तो अब इस केस में हम पीएच निकालते वक्त एसिडिक बफर सॉल्यूशन का जो हंडरसन इक्वेशन है, पीएच इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन वीक एसिड, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यहां पर स्टूडेंट आके कंफ्यूजन हो जाता है कि सर अब मैं कैसे निकालूं। तो मैं बोलता हूं बेटा जब 50% न्यूट्रलाइजेशन हुआ तो 50% तो वीक एसिड है और 50% स्ट्रॉन्ग बेस का वीक एसिड के साथ सॉल्ट है, क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। फिर बच्चे पूछते हैं सर हमारे को कैसे मालूम पड़ेगा कि CH3COOH वीक एसिड है। मैं बोलता हूं बेटा अगर किसी एसिड का Ka गिवन है तो समझ जाओ वो वीक एसिड है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के तो Ka और Kb होते ही नहीं है, वो रिवर्सिबल आयोनाइजेशन देते हैं, इरिवर्सिबल आयोनाइजेशन देते हैं। बस अब वैल्यू डाल देते हैं बेटा। तो यहां पर pH इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, pK 4.74 प्लस लॉग, अब क्या है, अब देखो ये रेशियो है तो वॉल्यूम चेंज को मैं इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि जरूरत ही नहीं है मेरे को वॉल्यूम चेंज लेने की, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वो कैंसिल हो जाएगा। 50% ये है 50% ये, यानी दोनों का रेशियो 1:1 है। बेस्ट बफर सॉल्यूशन बन गया जब सॉल्ट और वीक एसिड का रेशियो सेम होता है। तो जब रेशियो सेम है तो ये भी 50% है, डायरेक्ट ले सकता हूं मैं, ये भी 50% है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दोनों की इक्वल कंसंट्रेशन है, कैंसिल हो जाएगा, जो भी बनेगी तो log 1 आ जाएगा। और log 1 की वैल्यू कितनी होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है। log 1 की वैल्यू 0 हो गई तो pH हमारे पास कितना आ गया। तो इस केस में सेकंड वाले का आंसर हो गया हमारा pH 4.74 आ गया। इसका आंसर हमारे पास कितना आ गया, pH 4.74 आ गया। अब मैं अगर आ जाऊं थर्ड वाले पॉइंट पर, तो जब मैं थर्ड वाले पॉइंट पर आऊंगा तो भी बफर सॉल्यूशन ही है बेटा। अब क्या हुआ, 75% न्यूट्रलाइजेशन हो गया तो ये हो गया 25% और ये हो गया 75%, यानी 75% CH3COOH न्यूट्रल हो चुका है। 75% न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्योंकि NaOH CH3COOH से रिएक्शन करके CH3COOH को न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो सॉल्ट का कंसंट्रेशन तो रेस होके 75% हो गया, सॉल्ट का कंसंट्रेशन तो रेस होके 75% हो गया और ये हो गया 25%। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में आ जाएगा बेटा 3/2 और 3/2 आ गया तो ब्रैकेट में आ जाएगा log 3 माइनस log 2। अब log 3 की वैल्यू होती है, अब pH क्या आ जाएगा 4.74 प्लस log 3 की वैल्यू 0.477 माइनस 0.3। तो अब हमारे पास pH क्या आ जाएगा, सोल्व कर लो, 4.74 और 0.177 यानी ये आ जाएगा 4.8
ये आ जाएगा 4.848। देख लेना, कैलकुलेशन रीचेक कर लेना। तो मेरे पास इस सॉल्यूशन का जो पीएच आ गया, मेरे पास थर्ड वाले सॉल्यूशन का जो पीएच आया वो आ रहा है 4.848 या इसके आसपास। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास इसका सॉल्यूशन का पीएच। आपको इनिशियल पीएच समझ में आ गई, फिर न्यूट्रलाइजेशन हुआ और पीएच आ गई। अब आप देख लो, ये है बफर सॉल्यूशन, और बफर सॉल्यूशन, ये देखो बफर सॉल्यूशन की पीएच इनके रेशो पे डिपेंड करती है। आप ये मत सोचो कि है ना बफर सॉल्यूशन की तो पीएच डाइल्यूशन, जैसे मेरे पास ये वाला बफर सॉल्यूशन है, तो इस बफर सॉल्यूशन का डाइल्यूशन चेंज करूंगा तो पीएच चेंज नहीं होगी। इस बफर सॉल्यूशन का को लंबे टाइम तक रखूंगा तो पीएच चेंज नहीं होगी। या 1 और 2 ड्रॉप एसिड और बेस मिला दिया तो पीएच चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर ज्यादा एसिड बेस मिला दिया तो पीएच चेंज होगी, ये ध्यान रखना। लेकिन अगर मैं इस बफर सॉल्यूशन में, इस सेकंड वाले बफर सॉल्यूशन के अंदर एसिड और वीक एसिड और सॉल्ट का रेशियो चेंज करूं तो नए कंपोजिशन वाला क्या बन जाएगा, न्यू कंपोजिशन वाला हमारे पास क्या बन जाएगा, बफर सॉल्यूशन। और अगर सॉल्ट और वीक एसिड का न्यू कंपोजिशन है, न्यू रेशियो है, तो नए न्यू पीएच आ जाएगी, जो आ जाएगी यहां जैसे 75% से 4.74 की जगह 4.84 आ गया। अब फाइनल क्वेश्चन देखो बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब क्या हुआ, जब 100% न्यूट्रलाइजेशन हो गया तो बच्चे जल्दी जल्दी में लिख देते pH 7। गलत बेटा, गलत। क्योंकि CH3COOH 100% न्यूट्रलाइजेशन हो गया, तो जब वो 100% न्यूट्रलाइजेशन हो गया तो नाउ अब इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस के अंदर इस पॉइंट में ध्यान दो, दिस इज सॉल्यूशन ऑफ किसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन CH3COOH। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ CH3COOH। ऑफ नहीं लिखा चलेगा, ठीक है। दिस इज सॉल्यूशन ऑफ CH3COOH, यानी ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन हो गया। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का वाटर के साथ सॉल्यूशन है, तो ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो गया। तो इस केस में पीएच कैसे निकलेगी, pH इक्वल टू हाफ pKw मतलब 7, और अभी फॉर्मूला बताया मैंने CH3COOH के लिए प्लस हाफ pKb प्लस हाफ log C। अब हम यहां पर pH की वैल्यू निकाल लो, बस ये क्लास ओवर। इस क्वेश्चन के बाद क्लास ओवर है मेरी, फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे डिटेल में पढ़ेंगे नए पॉइंट के साथ। 7 प्लस हाफ pKa, क्योंकि वीक एसिड है, ठीक है ना, CH3COOH। तो ये सॉल्ट कौन सा बन गया, दिस इज द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, तो pK विद स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये फॉर्मूला लग गया जो अभी बताया। pK की वैल्यू कितनी होगी 4.74 और प्लस हाफ log 10⁻⁻², तो pH कितना आ जाएगा 7 प्लस 2.37 और ये -2 आ गया, तो ये -1, तो ये pH आ जाएगा हमारा 7 प्लस इसमें से ये गया तो 1.37, तो pH आ जाएगा 8.37। बाय चांस कहीं मिस्टेक हो रही है कैलकुलेशन में तो इग्नोर करना, कंसेप्ट समझो बेटा। तो यहाँ pH 8.34 आ गई, pH कितना आ गया 8.34। तो देख लो CH3COOH जो कि एक सॉल्ट है बेटा, CH3COOH जो कि एक सॉल्ट है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ, और उसकी pH ग्रेटर देन 7 आ रही है और वो वैल्यू है 8.374। इसका मतलब ये हो गया कि इसका सॉल्यूशन बेसिक है, ये बेसिक सॉल्ट है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ढंग से देख लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन कराया है। अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।